व्यवस्था है, जो उसके कार्यकरण है, उसके प्राधिकरण है, वहां पर हम पारदर्शिता लाएंगे, वहां पे हम संसाधनों का सदुपयोग करवाएंगे, हम अपने ही पैसों का हिसाब मांग सकते हैं और उन पैसों में कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को हमें हटाना है। इसलिए ये हमको अधिकार मिला है। ये हमारी दैनिक जरूरतों की चीजें नहीं है। वो बात अलग है कि जब हम अपने हक को मांगेंगे तो व्यवस्थाएं अपने आप सुधरेंगी। इसलिए इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि आपको राशन नहीं मिल रहा है या आपका राशन कार्ड नहीं बना है या आपके घर में पानी नहीं आ रहा है या बिजली नहीं आ रहा है, उसमें भी अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने पैसों का ही हिसाब मांग रहे हैं, आप अपने व्यवस्थाओं को ही सुधार रहे हैं। तो इसलिए गलत नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हम यहाँ पर सरकार की आंख कान मुंह बन रहे हैं और हमको सरकार के लिए काम करना है। ये वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा अधिकार कम और कर्तव्य ज्यादा है, जो कि हमारे संविधान में हमको मिला हुआ है। ये कर्तव्य है हमारा और इसके लिए हमको बेहतरी के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। टीम्स बनाने की जरूरत है, अपने बीच में ही अलग अलग काम को करने के लिए जिम्मेदारियों को बांटते हुए थोड़ा सा इस पर भी प्रयत्न करें। क्योंकि आवेदन के प्रारूप बनाना हो चाहे उसको लगाना हो, क्योंकि देश हित में जब तक कंटिन्यूअसली इस तरीके के आवेदन कंटिन्यू नहीं लगते रहेंगे, जब तक समस्या का हल नहीं होगा, निदान नहीं होगा, हमें व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हमको राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यवस्थाओं को सुधारना है। तो यदि आप इस पर कुछ अपने विचार रख सके और कोई साथी इस पर विचार रख सके, तो ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक से हटके बात छेड़ा है। मैं बोला कि 5 मिनट इस पे चर्चा कर ली जाए, तो प्लीज आप मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, हम आपकी आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि इसका एक ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, ऐड करिए गोस्वामी जी। जी हेलो। सर, मेरा कहना यह था कि जिस तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम बेस कंसीडर करके आगे उसका बेनिफिट पर्टिकुलर केस से रिलेटेड में हम लोगों को रिलीफ के लिए मिलता है, तो आज की मीटिंग में हमें मेरा एक का एक सुझाव था पूछना में से ये पॉइंट है कि जो ऐसी के डिसीजन होते हैं बेस कंसीडर करके क्या हम अपने कमिश्नर को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए इस केस से रिलेटेड जो मेरा केस है गोस्वामी जी, इस केस में संभव है कि आप अपनी वीडियो को बंद करें और अपनी ऑडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि शायद वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है और आपकी आवाज इस वीडियो की वजह से प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी वीडियो को ऑफ कर लें और ऑडियो पे रहें। ऑफ कर ले तो अब वॉइस आ रही है सर, नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ये आपकी आवाज कट कट के आ रही है गोस्वामी जी, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा आपको, अपना नेटवर्क एरिया सब विधिवत दुरुस्त करने पड़ेंगे। और हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शिवानंद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 38th वेबिनार में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये टॉपिक सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनकी ड्यूटी है, इस आरटीआई कानून को प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस विषय पर हमने मीटिंग स्पेशली रखी हुई है। और हमारे बीच में पूर्व सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश श्री आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं। और हम अब सीधे आत्मदीप सर को इनवाइट करेंगे कि वो इस विषय पर अपने कार्यकाल के दौरान जो भी उन्होंने इसमें महसूस किया, जो भी अनुभव किया और जो भी उन्होंने अपनी तरफ से इसमें जो भी योगदान दिए और क्या कुछ किया जा सकता है वर्तमान में, और इन सब चीज़ों पे अपना थोड़ा सा विचार इसमें रखें। सर, स्वागत है आपका। सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आपका शायद म्यूट है। आप सभी को नमस्कार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2016 में सूचना आयुक्तों की पदावधि
मतलब कार्यकाल और सेवा की शर्तें उल्लेखित की गई। उनमें कहीं भी आज के वेबिनार का जो विषय है, सूचना आयुक्तों के कर्तव्य और इसके प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका, उसके बारे में ये धारा मौन है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त चाहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में जो कठिनाइयां आती है, जिनका व्यवहारिक पक्ष सूचना आयुक्त के सामने बहुत अच्छी तरह सामने आता है अपीलों की शिकायतों के माध्यम से, उन सब का के निराकरण का प्रयास कर सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। सक्षम अथॉरिटी है उनको अंतर्भूत कोई प्रावधान होने वहां वो अपने विवेक से निर्णय करके कार्रवाई कर सकते हैं। आज के वेबिनार का विषय भी कुछ इसी प्रकार का है। जो अभी माननीय शिवानंद जी ने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान इस दिशा में क्या हुआ, उसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना चाहेंगे कि अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त भी ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली बात, सुनवाई के दौरान भी काउंसलिंग करना जो हम करते थे। सुनवाई में तीनों पक्ष आते हैं, अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी। शिकायत की सुनवाई में भी अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी होते हैं, और साथ में और कई लोग होते हैं विभिन्न जिलों से आए हुए जो कोर्ट रूम में उपस्थित होते हैं, अपनी अपील या शिकायत की सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा में वो बैठे होते हैं। तो एक पर्याप्त संख्या हर कोर्ट रूम में रहती है, और कुछ जो तीनों पक्षकार हैं उनके सहयोगी लोग भी आते हैं, जिनमें लोक सेवक भी होते हैं, नागरिक भी होते हैं। तो सुनवाई के दौरान अगर ये अपीलार्थी को बताना शुरू किया जाए कि उसकी अपील में क्या कमी है या आरटीआई में क्या कमी रही, अगर कोई अपील निरस्त भी हो रही है तकनीकी कारणों से या किसी वजह से, तो अपीलार्थी को सुनवाई के दौरान ये समझाइश दी जा सकती है, जो बाकी सब लोग भी सुनते हैं और उसका फायदा मिलता है कि आपने ये गलती की, आरटीआई में इस तरह से जानकारी नहीं मांगनी थी, इस तरह से विशिष्टताएं उल्लेखित करते हुए मांगना था, या प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए भी समझाइश दी सकती। कई प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी अपने जो अपील के निराकरण संबंधी प्रावधान है उनकी अच्छे से जानकारी नहीं है आज भी, उनको भी समझाइश दी जा सकती है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का, दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार सूचना आयुक्त को नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ आदेश में किसी भी अपील या शिकायत पर जो सूचना आयुक्त आदेश पारित करते हैं, उसमें अपीलीय अधिकारी के बारे में नकारात्मक या उन्होंने जो भी कानूनन गलती की उसका उल्लेख, एक स्ट्रक्चर उनके अगेंस्ट पास किया जा सकता है जो उनको बहुत सबक देने वाला होता है। दूसरी बात, ये काउंसलिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान निःशुल्क काउंसलिंग परामर्श देना, ये कदम हो सकता है। दूसरा कदम, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है, जैसा जो काम यह वेबिनार कर रहा है, यही काम मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हमने सूचना आयुक्त रहते हुए ही 2018 में फेसबुक पेज शुरू कर दिया था कि कोई भी आरटीआई से जुड़ी अपनी समस्या या जिज्ञासा सामने रखे और उसका निःशुल्क समाधान पाए। इसके लिए एक समय निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि सूचना आयुक्त के पास कार्यभार बहुत होता है, तो हफ्ते में 1-2 दिन और काम का समय तय किया जा सकता है। तीसरा एक प्रयोग हमने ये किया था, क्योंकि देखा कि खास करके
लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी में और उनका सहयोग करने वाले लोक सेवकों में सूचना के अधिकार के प्रावधानों के बारे में बहुत अनभिज्ञता है, बहुत अपर्याप्त जानकारी है। यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस के लेवल पे भी ये कमी हमको देखने में आई। तो इसके इनकी अज्ञानता के कारण, सरकारी पक्ष की अज्ञानता का खामियाजा भुगतना पड़ता है निर्दोष अपीलार्थियों को या शिकायतकर्ताओं को। उनको प्रथम अपील से लेकर सेकंड अपील तक जाना पड़ता है और कई बार 1-1, 2-2 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जेब का खर्चा भी होता है अपील में आने जाने लिखापढ़ी में। तो इस सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोक सेवकों को जो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्लीज अनम्यूट करें सर। सर सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर लॉग आउट हो चुके हैं। नहीं लॉग आउट नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है, ओके सर, सॉरी। क्या आखिरी बात कहाँ तक सुनाई दी थी, कुछ बता सकते हैं? सर हम लोग सूचना आयुक्त में आईएएस और पीसीएस को मतलब उनकी भूमिका के बारे में बात कर रहे थे, जो उनकी तरफ से नेग्लिजेंस हो रहा है इस एक्ट को लेकर के। हाँ, तो जो भी लोक सेवकों की कमजोर पक्ष है सूचना के अधिकार के बारे में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है निर्दोष अपीलार्थियों और शिकायतकर्ताओं को। नागरिकों को लोक सेवकों की अज्ञानता के कारण या पर्याप्त सूचना के अधिकार के प्रावधानों का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण प्रथम अपील सेकंड अपील तक जाना पड़ता है। 1-2 साल तक इंतजार करना पड़ता है, कईयों को इससे भी ज़्यादा भी इंतजार करना पड़ता है। उनका आने जाने में, अपील की सुनवाई में खर्चा भी होता है, लिखापढ़ी में भी खर्चा होता है। तो ये निर्दोष नागरिकों को ये दंड ना मिले और उनको समय पर सूचना मिले, इसके लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि क्योंकि सरकार के स्तर पे लोक सूचना अधिकारियों का, अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षण कई सालों से नहीं हो रहा है, तो आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। इस ढंग से जैसा हमने किया था कि अपने प्रभार के जिलों में, प्रभार के बाहर के जिलों में भी जाके कलेक्ट्रेट में एसपी कलेक्टर की मौजूदगी में हम लोगों ने लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों की और जो विभिन्न विभागों में आरटीआई सेल से जुड़े अन्य लोक सेवक हैं, सहायक लोक सूचना अधिकारी और अन्य लोग, उन सबकी एक बैठक बुलाते थे। जिलों में जाके कैंप कोड तो करते थे, कैंप कोड के साथ एक ऐसी बैठक भी करते थे और उसमें सारे लोक सेवक जो भी होते थे सूचना के अधिकार से जुड़े, उन सबसे उनकी समस्याएं हम पूछते थे कि आपको इसके क्रियान्वयन में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि आप केवल उन पे डंडा फटकारें या उनको उपदेश दें, इससे काम नहीं चलता है। उनको क्या दिक्कतें आती है जिसके कारण समय पे निराकरण नहीं करते हैं, वो भी जानना आवश्यक होता है। दूसरा, दो तरफा संवाद हमेशा अच्छा होता है कि सिर्फ हम अपनी बात उनको कह के आ जाए, उसके बजाय उनकी भी बात सुनी जाए, तो उसके बाद अपनी बात कही जाए तो बात अंदर जाती है और उसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो हमने सब लोक सेवकों को जिलों में जाके समझाया कि ये सूचना का अधिकार कानून जितना आम नागरिकों के हित में है, उतना ही लोक सेवकों के भी हित में है। आपके सेवा संबंधी कई मामले होते हैं और भी चीजें होती है, तो आप खुद भी अपने खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उसके परिष्कार के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, उनको समझाते थे कि अगर आपने समय पर जानकारी नहीं दी या विधि अनुसार निराकरण नहीं किया किसी भी आरटीआई के आवेदन का, तो उसके कितने नुकसान हैं। एक तो आपके कार्यालय में जो भी गड़बड़ी हो रही है वो चलती रहेगी, कभी भी उसका भांडा फूटा जांच हुई तो आप लोग पनिश होंगे, फंसेंगे। दूसरा, सूचना आयोग को इतनी दंडात्मक शक्तियां प्राप्त है कि आपका पूरे कैरियर पे रेड मार्क लग सकता है, बहुत नुकसान आपको सेवा में हो सकता है। आयोग कोई भी सजा देगा उसको आप पैसा तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, जुर्माने का, हर्जाने का अदा करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अनुशासन की कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है, विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं बल्कि आयोग अगर आपकी ये निर्देश देता है कि इस दंड को इनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए, तो वो हर लोक सेवक की पदोन्नति या क्रमोन्नति में भी
बहुत बड़ा ट्रेडमार्क प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोक सेवकों को समझाते थे कि अपीलीय अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों कि आप समय पे निराकरण करें, जानकारी समय सीमा में देने का प्रयास करें, आवेदन प्राप्त होने के 1 हफ्ते के भीतर आप सूचना जारी कर दें। प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी कहते थे कि आप सुनवाई की सूचना कम से कम 15 दिन पहले जारी करें। कई लोग 1 या 2 दिन पहले जारी कर देते थे और सुनवाई तिथि के बाद वो सुनवाई सूचना पत्र लोगों को मिलता है। ये स्थिति भी ना हो। इसी तरह के और जो भी ज़रूरी कदम उनके स्तर पे उठाने चाहिए, उनके बारे में उनको प्रबोधन देते थे। उसका इतना अच्छा असर पड़ा कि आखिरी 2 सालों में हमको अपने प्रभार के जिलों में कभी किसी लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने का अवसर ही नहीं आया। उनकी कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ क्योंकि उसको अच्छा-बुरा दोनों पक्ष बहुत ढंग से समझाया गया और उनकी समस्याएँ सुन के उनका निराकरण भी बताया गया। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिलों में जाके आयोग के स्तर पे प्रबोधन देना, इस कानून से जुड़े लोक सेवकों को। तीसरा काम ये सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त भी कर सकते हैं, जैसे माननीय राहुल जी कर रहे हैं ये वेबिनार के माध्यम से। इस तरह के वेबिनार दूसरे लोग भी कर सकते हैं। इस वेबिनार की हम देखते हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा करने में, उनकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में, परामर्श प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका देखने में आती है। लोगों को सलाह मिलती है। तीसरा काम सोशल मीडिया का व्याप आजकल बहुत बढ़ गया है और इसमें कुछ खास खर्चा भी नहीं होता, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी निःशुल्क काउंसलिंग मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कर सकते हैं। वो कोई भी दिन और समय निर्धारित करके कि आप इससे हमें कोई भी समस्या के बारे में परामर्श ले सकते हैं। जैसे हमने 2018 में फेसबुक पेज शुरू कर दिया था अपना कमिश्नर सूचना आयुक्त रहते हुए कि किसी को भी आईटी संबंधी कोई भी समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर भी सार्वजनिक किया। ये काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपील की थी करीब साल भर पहले कि हमारी तरह जो और भी रिटायर्ड प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, वो किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं इतने सालों में। जैसे पुलिस अधिकारी है तो विभिन्न कानूनों की उनको जानकारी होती है, पुलिस संबंधी समस्याओं, शिकायतें लोगों की है उसके बारे में वो परामर्श देते हैं। इसी तरह और अधिकारी होते हैं। तो हमने ये अपील की थी कि अन्य अवकाश प्राप्त अधिकारी भी हमारी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए निःशुल्क लोगों को सलाह देना शुरू करें। इससे काफ़ी लोगों की समस्याएँ कम होंगी। तो इसका एक अच्छा प्रभाव देखने में आया कि माननीय डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जो आईपीएस हैं वरिष्ठ और परिवहन आयुक्त रहे मध्य प्रदेश, उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए कानूनी सलाह देना, प्रश्न आमंत्रित करना और उनके जवाब देना, वो शुरू किया। हफ्ते में 1 दिन शैलेंद्र श्रीवास्तव। अभी तक ये एक एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आया है जो अन्य अधिकारी ने उसको स्वीकार करके अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी विशेषज्ञता का लाभ आम लोगों को देने के लिए किया। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जब पद पे रहते हैं सूचना आयोग में तो कई जगह से कार्यक्रमों के निमंत्रण आते हैं। तो जो गैर राजनीतिक संगठनों को इसके लिए प्रेरित भी किया जा सकता है जैसे हम करते थे, और अन्य कार्यक्रमों में भी जाके उनके आमंत्रण स्वीकार करके और वहाँ सूचना के अधिकार के बारे में प्रबोधन दोनों पक्षों के लिए, लोक सेवकों के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी, किस तरह से इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, इसके क्या-क्या लाभ हैं, कितने आसान तौर तरीके हैं और नियम क्या-क्या हैं, आपको कैसे अपील करना चाहिए, कैसे आरटीआई करना चाहिए वगैरह। इस तरह से भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है। हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5 साल के दौरान करीब 70 से ज़्यादा कार्यक्रमों में जाके गैर राजनीतिक संगठनों को इसके बारे में लोगों को बताया और उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएँ सामने आई। एक और तरीका है लेख लिखना। जैसे पिछला सूचना के अधिकार कानून का स्थापना दिवस था, उसमें हमने लेख लिखा था सूचना अधिकार कानून के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो काफ़ी प्रतिक्रिया भी आई। इसी तरह अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त भी कर सकते हैं कि समय-समय पर सूचना के अधिकार के बारे में लेख लिख के उनके जो उनको अनुभव आते हैं आयोग में रहते हुए, उन मुद्दों को छूते हुए लोगों को सही चीज़ें बताना। बढ़ाएं आगे चर्चा को, अभी पहले चरण में इतना का पर्याप्त है।
जी, बिल्कुल। शैलेश सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। सर, सादर स्वागत है, प्रणाम आपका, शैलेश गांधी सर का। और बिल्कुल आपने सही कहा है। और कुछ चीज़ें जो आपने कही कि ऐसे कुछ कार्यक्रमों में जाकर जिसमें गैर राजनीतिक संगठन अ, और आम जन सम्मिलित हों, ऐसे कार्यक्रमों में जाकर प्रबोधन देना और सूचना के अधिकार कानून के विषय में आम जनमानस और साथ में जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनको इसके विषय में जानकारी देना और अवेयर करना। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम अभी हाल ही में एक आया था हमारे ख्याल से शिवपुरी में श्री राहुल सिंह जी अभी गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जिसमें न केवल आम जनता के साथ उन्होंने इंटरेक्शन इसका किया बल्कि जिले के कलेक्टर के साथ मिलकर और वहाँ जो भी अन्य जो अधिकारी थे कोऑर्डिनेट कर वहाँ के जो भी आयोजक थे उन्होंने इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट किया और सभी पीआईओ की उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। और इन बातों को भी शायद राहुल सिंह सर हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जुड़ेंगे तो अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम तो सूचना आयोग को चाहिए कि इसको प्रमोट करे। इस विषय में आपका क्या कहना है कि क्या इसमें क्या सूचना आयोग कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है क्या? सूचना आयोग का मतलब हमारा है कि ठीक है, एक इंडिविजुअल आयुक्त को, कमिश्नर को छोड़ दीजिए, जैसे आप हो गए या कोई इंडिविजुअल हो गया, उसके अतिरिक्त जो उनका पैनल है या पूरा आयोग है उसको तो प्रमोट करना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों को। मेरे हिसाब से सूचना आयोग जो है वो एक तरह से माँ बाप है आरटीआई का। हर कानून का, हर अधिकार का कोई ना कोई माँ बाप होता है और सूचना आयोग सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सैलरीज उनको मिलती है सूचना के